जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है हमने मुट्ठी भर जमीन केवल, अभी तो सारा आसमान जीतना बाकी है। आज हम इस बात से रूबरू होंगे कि हम लोग अपने में छिपी हुई महान प्रतिभाओं को कैसे उजागर करें, कैसे निखारें। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होता जिस इंसान के भीतर किसी न किसी तरह की प्रतिभा न हो। हकीकत ये है कि न केवल इंसान बल्कि धरती पर ऐसा कोई भी तत्व नहीं होता जिस तत्व के भीतर किसी न किसी तरह की प्रतिभा न व्याप्त हो। प्रतिभा ही उस वस्तु, व्यक्ति, ताकत की असली बुनियाद हुआ करती है। आसमान में तारे हैं, लेकिन कोई तारा ऐसा नहीं है जिस तारे में किसी न किसी तरह की चमक न होती हो। दुनिया में ऐसा कोई बीज नहीं होता जिस बीज में फल या फूल न छिपे हुए हों। जैसे हर तारे में चमक होती है, हर बीज में फल और फूल छिपे हुए रहा करते हैं, ऐसे ही हर व्यक्ति में अपनी अपनी प्रतिभा समाहित है। जरूरत इस बात की है कि हम लोग अपनी अपनी भीतर छिपी हुई प्रतिभा को, अपने अपने टैलेंट को पहचाने और वो रास्ते तलाशे कि जिन रास्तों से व्यक्ति की प्रतिभा निखर और संवर सकती हो। संभावनाओं को तलाशना होगा, पॉसिबिलिटी को हमें तलाशना होगा। एक गुरु ने अपने शिष्यों से कहा कि मैं अपनी तरफ से तुम लोगों को जितना तैयार कर सकता था, मैंने तुम लोगों को तैयार कर दिया। अब मेरे दायित्व पूरे हो गए, इसलिए मैं अपने जीवन में अब संन्यास लेना चाहता हूं। अब गुरुकुल की जवाबदारियां तुम ही लोग संभालो। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, आपने हमें जीवन भर यही सिखाया है कि गुरु की किसी भी बात को काटना नहीं है, इसलिए हम आपकी बात का प्रतिकार तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपका यही फैसला है कि आप अपने जीवन में संन्यास लेना चाहते हैं तो कृपया एक काम कीजिए, और काम ये कीजिए कि जाने से पहले गुरुकुल का दायित्व किसी न किसी योग्य कंधों पर सौंप जाइए। गुरु ने कहा, मैं कल सुबह संन्यास के लिए निकलूंगा और उसी समय तय करेंगे कि अपने सभी सुयोग्य शिष्यों में से किस शिष्य को गुरुकुल का कुलपति नियुक्त किया जाए। अगले दिन शिष्य सभी तैयार होकर पहुंच गए। गुरु विदा हो रहे थे, इस बात का उन्हें गम था, पीड़ा थी, लेकिन इस बात की उत्सुकता भी थी कि आखिर गुरुदेव अपनी तरफ से किस शिष्य को अपने गुरुकुल का कुलपति, गुरुकुल का सारा दायित्व सौंप कर जाएंगे। सारे शिष्य सामने उपस्थित थे और सारे उपस्थित शिष्यों में से गुरुदेव ने अपनी तरफ से सभी शिष्यों पर एक मुस्कान भरी नजर डाली और नजर डालकर कहा, शिष्यों, मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं और मेरा सीधा सा सवाल है कि इस दुनिया में चांदी ज्यादा मूल्यवान है कि लोहा ज्यादा मूल्यवान है? सारे शिष्य एक साथ हाथ ऊपर करके कह बैठे, सर, चांदी ज्यादा मूल्यवान है,
गुरुदेव नजर डाले हुए थे किसने क्या जवाब दिया। गुरुदेव ने देखा, गुरुदेव ने देखा कि एक शिष्य, बाकी तो सारे के सारे शिष्य कह बैठे कि चांदी ज्यादा मूल्यवान है, पर एक शिष्य चुप रहा, उसका हाथ नीचे था। गुरुदेव ने उसकी तरफ नजर डालकर कहा, क्या बात है बेटा, तुमने कोई जवाब नहीं दिया? क्या तुम इस बात से सहमत नहीं हो कि चांदी ज्यादा मूल्यवान है कि लोहा? अगर हम आपसे पूछें कि चांदी ज्यादा मूल्यवान या लोहा, क्या जवाब देंगे? किसने कहा? वेरी गुड, चलिए आप खड़े होइए। हाँ, जवाब दीजिए कि आपने फरमाया कि चांदी ज्यादा मूल्यवान है या लोहा, तो आपने कहा लोहा, तो जवाब देंगे कैसे? बाबूजी, चांदी एक बार पिघल जाती है और लोहा जब पिघलता है ना तो धीरे धीरे पिघलता है लोहा। बहुत तपने के बाद लोहा पिघलता है। इसका मतलब ये है कि बहुत तपस्या करने के बाद उसका रिजल्ट आता है, ऐसा मेरा मत है। ओके, सिट डाउन प्लीज। गुरु ने पूछा कि चांदी ज्यादा मूल्यवान है कि लोहा ज्यादा मूल्यवान है। सभी शिष्यों ने जवाब दिया कि सर चांदी ज्यादा मूल्यवान है, लेकिन एक शिष्य ने कोई जवाब न दिया, और जब जवाब न दिया तो गुरुदेव ने अपने शिष्य को देखा और पूछा, बेटा तुमने कोई जवाब नहीं दिया, क्या तुम बता सकते हो कि क्या तुम इन सब की बात से सहमत हो या नहीं हो? वो खड़ा हुआ, खड़ा होकर कहा, गुरुदेव दरअसल बात यह है कि ये तो दुनिया में हर कोई व्यक्ति जानता है कि लोहा और चांदी दो की अगर तुलना करेंगे तो चांदी ज़्यादा मूल्यवान कहलाएगी। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ गुरुदेव, आपने मुझे जितना जीवन में सोचने का, चिंतन करने का और अपनी प्रतिभा का उपयोग करने का आपने मुझे गुर सिखाया है, तदनुसार मैं ये कहूँगा गुरुदेव कि मेरी समझ से लोहा चांदी से ज़्यादा मूल्यवान होता है। गुरुदेव चौंके, सारे शिष्य चौंके, एक पल हंसे भी, एक पल हंसे भी ये सोचकर कि हमें पता था कि ये शिष्य हमेशा ऐसा ही कोई ना कोई जवाब देता है। सो आज इसने कहा कि चांदी से ज्यादा लोहा मूल्यवान है। गुरुदेव ने पूछा, वत्स मैं तुम्हारी बात पर गंभीर हूं, क्या तुम बता सकोगे कि लोहा चांदी से ज्यादा कैसे मूल्यवान है? शिष्य ने कहा, भगवान मैं इस आधार पर कहता हूं कि लोहा चांदी से ज्यादा मूल्यवान है क्योंकि मेरी समझ से दुनिया में कभी किसी वस्तु का मूल्य नहीं होता, मूल्य होता है वस्तु में रहने वाली संभावनाओं का। मूल्य कभी वस्तु का नहीं होता, मूल्य होता है वस्तु में रहने वाली संभावनाओं का। गुरुदेव चांदी तो हर हाल में चांदी रहेगी, पर लोहे को अगर किसी पारस का स्पर्श मिल जाए तो लोहा लोहा नहीं रहेगा, बल्कि वही लोहा बदल करके सोना, वही लोहा बदलकर सोना बन जाएगा। कौन व्यक्ति आज क्या है, मूल्य इस बात का नहीं है कि आप क्या हैं, मूल्य इस बात का है कि आप क्या हो सकते हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति, आप में से कोई भी व्यक्ति जब इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित कर लेगा कि मुझ में कौन सी नई संभावनाएं छिपी हुई है, कोई भी व्यक्ति इस बात पर अगर ध्यान केंद्रित कर लेगा, वो व्यक्ति 8 साल का है तब भी अपने भीतर छिपी हुई प्रतिभा को उजागर करने के लिए प्रयत्नशील हो जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति 80 साल का है तब भी अपने भीतर छिपे हुए टैलेंट को पहचानने के प्रति अपने आप को एक्टिव करेगा। लेकिन एक्टिव वही व्यक्ति करेगा जो व्यक्ति अपने भीतर छिपी हुई संभावनाओं को तलाशने के प्रति जागरूक होगा। आज अगर कोई भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति अपने अपने आप पर ध्यान दे, कौन व्यक्ति क्या है, फिर कहूंगा इस बात पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, आप जो जिस पद पर हैं, जिस स्थान पर बैठे हैं, हर व्यक्ति इस बात पर गौर कर ले,
कौन क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। आप एमबीए हैं, सीए हैं, इंजीनियर हैं, व्यापारी हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप साइंटिस्ट हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप जो हैं, इस बात पर मैं चर्चा नहीं करूंगा कि आप क्या हैं। मैं केवल इस बात पर चर्चा करूंगा आप क्या हो सकते हैं। अपने भीतर रहने वाली पॉसिबिलिटी को समझिए। हो सकता है कोई व्यक्ति यहां पर ज्वेलरी का काम करता होगा, वो व्यक्ति निश्चित तौर पर चांदी की श्रेणी में आएगा। पर अगर आपको लगता है आप एक गरीब हैं, आप एक अशिक्षित हैं, आपके पास कोई डिग्री नहीं है, तब भी मैं आपको ये प्रेरणा दूंगा ये सोचने के लिए आप क्या हो सकते हैं। आपकी श्रेणी चांदी में नहीं है, आपकी श्रेणी लोहे के अंतर्गत आती होगी। पर अगर आज आप मेरी बातों को अपनी जीवन के साथ जोड़ने के लिए, उसके साथ अपना ताल्लुकात बैठाने के लिए अगर अपने मन को, अपने ध्यान को केंद्रित कर देंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं लोहा लोहा नहीं रहेगा, बल्कि लोहा चांदी को भी चैलेंज देते हुए, चांदी को भी चुनौती देते हुए लोहा चांदी से भी ज्यादा मूल्यवान बन जाएगा। लोहा चांदी से भी ज्यादा मूल्यवान बन जाएगा। और यही है इंसान की वो ताकत जो इंसान को अपने भीतर उजागर करनी है, जिसे कि हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं प्रतिभा, काबिलियत, टैलेंट। प्रतिभा ही आदमी के जीवन की असली पूंजी है। प्रतिभा ही आदमी के करियर का मूल आधार है। प्रतिभा ही आदमी के व्यक्तित्व निर्माण की बुनियाद बनती है। आदमी के प्रगति का अगर कोई पांव बनता है तो आदमी की प्रतिभा है। आपने अपने जीवन में 25 साल लगाए होंगे अपनी प्रतिभा को समझने, संवारने और उजागर करने के लिए। विद्यालय गए, महाविद्यालय गए, विश्वविद्यालय गए। किस लिए, क्यों गए? अ आ इ ई सीखने के लिए, ABCD सीखने के लिए? जी नहीं, ये सब चीजें तो आदमी को मुफ्त में ही सीखने को मिल जाती है। असली काम होता है विद्यालय में जाकर के। गुरु एक ही काम करता है, व्यक्ति के भीतर रहने वाली प्रतिभा को कैसे तराशा जाए। मैं फिर कहूंगा, दुनिया में ऐसा कोई तारा नहीं होता जिसमें चमक न हो। दुनिया में ऐसा कोई बीज नहीं होता जिसमें कोई फूल और फल न हो। और तो और यहां पर अगर संजय नर्सरी वाले बैठे हैं तो बताएंगे कि जिसको लोग कंटीले पेड़ कहते हैं, उन कैक्टस में भी फूल और फल निकलकर चले आते हैं। दुनिया में ऐसा कोई पत्थर नहीं होता जिसको तराशने का प्रयास किया जाए और उसमें से कोई न कोई मूर्ति निकल कर न आ सकती हो। दुनिया में ऐसी कोई मिट्टी नहीं है कि जिस मिट्टी में से किसी मंगल कलश का निर्माण न किया जा सकता हो। और दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके लिए प्रयास किया जाए और इंसान फर्श से अर्श तक न पहुंच पाए। यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति मंद बुद्धि बच्चा कहलाता है, पर उस पर भी अगर कुछ काम किया जाएगा, मैंने कहा ना, जैसे दुनिया में कोई व्यक्ति बिना आत्मा का नहीं होता, वैसे ही दुनिया में कोई भी व्यक्ति बिना प्रतिभा का नहीं होता। हम लोग 25 साल तक विद्यालय गए अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए, लेकिन जिस दिन व्यक्ति कॉलेज से निकलकर आता है, उस दिन से आदमी की प्रतिभा के ताले के चाबी बंद हो जाया करती है। क्योंकि उसके बाद पता है हम लोग क्या करते हैं? 25 साल तक कॉलेज में आपने विविध ज्ञान हासिल किया, खगोल, भूगोल, इतिहास, गणित, लेकिन जॉब करने के बाद
बिजनेस करने के बाद आपका माइंड केवल एक ही साइड में चल रहा है, पैसा पैसा पैसा, पैसा कैसे कमाया जाए। महिला, उसका दिमाग केवल एक ही चीज में चलता है, कल खाने में क्या बनाया जाए, कल 3 मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए भोजन में क्या बनाया जाए। उसकी सारी प्रतिभा इडली डोसा खमण खाखरे में ही पूरी हो जाती है। और इंसान की प्रतिभा, पुरुषों की प्रतिभा केवल पैसा 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 कमाने में ही खर्च हो जाती है। जबकि हमने अपने जीवन के 25 साल विविध तरह की प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए हमने परिश्रम किया था। आदमी को एकमुखी प्रतिभा का नहीं बल्कि बहुमुखी प्रतिभा का धनी होना चाहिए। कौन सी मुखी? बहुमुखी। अगर क्रिकेट के मैदान में पहुंचे हैं और अगर केवल बॉलिंग करना जानते हैं, कच्चे हो तुम। केवल बैटिंग करना जानते हो, कच्चे हो तुम। हिंदुस्तान तुम्हें तब सिर माथे पर नहीं रखेगा जब तुम केवल बैटिंग करोगे या जब तुम केवल बॉलिंग करोगे। हिंदुस्तान पर वही व्यक्ति भारी पड़ेगा और वही व्यक्ति विश्व कप जीत कर ला सकता है जो कपिल देव की तरह ऑलराउंडर होगा। बहुमुखी प्रतिभा को उजागर करने से ही व्यक्ति अपनी जीवन की ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है। जिसके पास प्रतिभा होती है, जिसके पास टैलेंट होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर कहूंगा साध्वी जी महाराज, उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं। साध्वी जी महाराज, मेरा दावा है अगर ये अपनी प्रतिभा को समझे और लगातार अपनी प्रतिभा को तराशने के लिए अपने आप को प्रयत्नशील बना दे, मेरा दावा है दुनिया का कोई भी कठिन से कठिन, असंभव से असंभव कार्य भी अगर दिखता है, पर किसी भी काम को पूरा करने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति अपनी जीवन के 1000 दिन, कितना कहा मैंने, 1000 दिन अगर लगा देगा, मेरा दावा है असंभव से असंभव कार्य भी पूरा हो जाएगा। आज अगर साध्वी जी महाराज अगर अपने आप में आज भी अगर ये संकल्प जगा लें कि मैं अपने आप में आज संकल्प लेती हूं कि मैं 1000 दिन लगाऊंगी, मैं 1000 दिन लगाऊंगी, मैं 1000 दिन लगाऊंगी, मेरा दावा है अगर ये 1000 दिन समर्पित करने को तैयार हो जाए तो 1000वें दिन वो साध्वी भी चंद्र प्रभु की तरह बोलना और जनता को एकत्रित करने में सफल हो जाएगी, समर्थ हो जाएगी। केवल टैलेंट को तराशने की जरूरत होती है। जब भला कोई पत्थर भी तराश करके मूर्ति बनाई जा सकती है, तो फिर हम और आप कुछ भी क्यों नहीं बन सकते। बनता वो है जो अपने आप को तराशने के लिए समर्पित होता है, और ठहरता वो है जो अपने आप को तराशने से घबराता है, बचता है। कौन रोज रोज स्कूल जाए? जिसने तराशने का काम जिम्मे ले लिया वो 95% से पास होता है, और जो कौन छाती कूटा करे, पढ़ता सो मरता, नहीं पढ़ता सो मरता। ऐसा आदमी लेजी बनकर, आलसी बनकर अपने जीवन को कुछ नहीं बना सकता। वो 50% पर धक्के मारकर पास होगा, नकल मार मार के पास होगा, जैसे तैसे उसको कोई काली कुट्टी जैसी भी उसको लुगाई मिल जाएगी और 12,000 की नौकरी करके वो अपनी जिंदगी गुजारता रहेगा। 12,000 की नौकरी वो कर रहा है। जो आदमी अपने आप को तराशने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हुआ, और वो व्यक्ति 1.5 लाख रुपया महीना कमाता है, जिसने आपको तराशा, जिसने अपने आप को बनाया, आज वो किसी मुकाम तक पहुंचा। उसने जीवन में कभी समझौता नहीं किया, अपने आप को आगे से आगे बढ़ाता चला गया। कहते हैं कि एक ट्रक में पत्थर जा रहे थे, मूर्ति भी जा रही थी, तो टाइलें रखी हुई थी उसमें। रास्ते में चलते चलते
मूर्ति और टाइल्स ने आपस में चर्चा करनी शुरू की। टाइल्स ने मूर्ति से कहा, भाई एक बात मैं समझ नहीं पाई, इसी ट्रक में तुम जा रहे हो, इसी ट्रक में मैं भी जा रही हूं, एक ही खान में से तुम निकली, उसी खान में से मैं भी निकली। मूर्ति भी उसी खान के पत्थर की है और टाइल्स भी उसी खान के पत्थर की है। उन्हीं मशीनों से तुम गुजरे, उन्हीं मशीनों से मैं गुजरी, उसी ट्रक से तुम जा रहे हो, उसी ट्रक से मैं जा रही हूं, और उसी मंदिर में तुम जा रहे हो, उसी मंदिर में मैं जा रही हूं। लेकिन फर्क ये रह जाएगा, तुम तो भगवान की तरह पूजनीय बन जाओगी और मैं पांव के तले रौंदी जाऊंगी, मैं पांव के तले रौंदी जाऊंगी, मुझे जमीन पर फिट किया जाएगा और तुम्हें सबका माथा नमाया जा सके इतने उच्च स्थान पर ले जाकर के तुम्हें स्थापित किया जाएगा। ऐ मूर्ति, आखिर इसकी वजह क्या, आखिर इसकी वजह क्या? मूर्ति ने कहा, यह सच है कि जिस खान में से तुम निकले उसी खान से मैं निकली है? जिस मां के पेट से मैं निकला उसी तरह की किसी न किसी मां के पेट से आप निकले हैं। सबके जन्म का तरीका एक ही था, सबके पालन पोषण का तरीका एक ही था, लेकिन जीवन का परिणाम सबका अलग अलग है। ऐसा मत समझना कि ये किसी कर्म का परिणाम अलग अलग है, ये मत समझिएगा कि सबके नसीब अलग अलग हैं, बल्कि मैं ये कहूंगा सबके द्वारा अपने अपने पत्थर को तराशने के लिए जो समर्पण होना चाहिए वो समर्पण सबका अलग अलग था। अगर कुदरत ने हमारे हाथ में 4 लकीरें खींच दी और हम समझ बैठे हमारे हाथ की भाग्य रेखाएं सीधी और तिरछी हैं, मैं हस्तरेखा का विशेषज्ञ हूं, लेकिन मैंने कभी आज तक जिंदगी में अपने हाथ की रेखाएं नहीं देखी। हस्तरेखा का विशेषज्ञ होने के बावजूद अपने हाथ की कभी रेखा न देखी। जब भी देखा तो अपने पुरुषार्थ को देखा, जब भी देखा तो हमेशा अपने परिश्रम को देखा, जब भी देखा तो अपने परिश्रम के परिणामों को देखा। मूर्ति ने टाइल्स से कहा, एक ही खान में से तुम निकले, उसी खान से मैं भी निकली, फर्क केवल इतना रहा, तुम्हें जैसे ही आरे पर चढ़ाया गया, तुम्हें जैसे ही मशीन पर चढ़ाया गया, तुम चढ़ाते ही टूटकर निकल कर नीचे बिखर पड़े, सो तुम्हारे टुकड़े कर करा करके टाइल्स बनाकर रख दिया गया। और मुझे जब आरे पर चढ़ाया गया, मुझे जब चाकू पर चढ़ाया गया, मुझे जब मशीन पर चढ़ाया गया, मैं बर्दाश्त करता चला गया, बर्दाश्त करता चला गया। जैसा जैसा टीचर, गुरु, मेरा मालिक मुझ पर परिश्रम करता चला गया, मैं उसके हर अनुशासन, हर डिसिप्लिन को बर्दाश्त करता चला गया और परिणाम ये निकल कर आया, वो मुझ पर हथौड़ा चलाता गया, छेनी पर छेनी चलाता गया, मैं छिलता गया और धीरे धीरे मेरी नाक, मेरी आंख, मेरे कान, मेरे गाल, मेरी छाती, हाथ सब कुछ बनते चले गए। और जब मैं बन करके तैयार हुआ तो आज मेरी हालत ये है, आज जब मैं बनकर तैयार हुआ तो मेरी हालत ये है कि मैं मंदिर के टॉप पर स्थापित होऊंगा और तू अपने आप को तराशने से बचाए रखा। परिणाम ये निकल कर आया, तू टूटा तो जमीन का हिस्सा बन गया। अब ये आपको और हम में से हर किसी व्यक्ति को ये सोचना है, ये चिंतन करना है, इस बात का विचार करना है कि क्या मैं अपने टैलेंट को, क्या मैं अपनी प्रतिभा को पत्थर के उस टुकड़े जैसा बनाऊंगा जो टूट कर बिखर जाएगा। अगर ऐसा है तो आपको 4th क्लास की जिंदगी जीनी पड़ेगी, आपको किसी फैक्ट्री के चौकीदार के पद पर नौकरी करके आपको अपना जीवन बसेरा करना पड़ेगा। पर अगर आप में से हर व्यक्ति अपने आप को तराशने के लिए, मूर्ति की तरह तराशने के लिए अपने आप को अगर प्रतिबद्ध करता है, मेरा दावा है
मैं तो कहता हूं हर आदमी अमीर होना चाहिए, हर आदमी टॉप पर पहुंचना चाहिए। मैं तो कहता हूं हर आदमी टाटा, बिरला और अंबानी बनना चाहिए, लेकिन बनेगा वही जो अपने आप को तराशने के लिए समर्पित करेगा। एक युवक एमए पीएचडी पास करके एक कॉलेज में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हुआ। उसके पढ़ाने की शैली इतनी अद्भुत थी कि सारे छात्र उससे प्रभावित हुए बिना न रह पाते थे। एक दिन जब परीक्षाएं करीब आईं तो प्रिंसिपल ने उस युवा लेक्चरर को अपने पास बुलाया और पास बुलाकर कहा, भाई देखो, अपनी कॉलेज में वाइस प्रेसिडेंट का बेटा भी पढ़ता है, ये उसका नाम है। जब पेपर जांचो तो ध्यान रखना वो कहीं फेल ना हो जाए। ठीक है, परीक्षाएं हो भी गई और जब परीक्षा के परिणाम आए तो सभी बच्चों ने बेहतरीन से बेहतरीन परिणाम निकाले। इतने बेहतरीन परिणाम कि आज तक उस कॉलेज में इतने अच्छे परिणाम न आ पाए होंगे। लेकिन जैसे ही वो एक एक के नाम बोलते चले जा रहे थे, एक एक के नाम बोलते चले जा रहे थे, और उसके 80%, उसके 90%, उसके 95, किसी के 96, लेकिन जैसे ही वैसे वाइस प्रेसिडेंट के बेटे का नाम आया, देखते ही वो चौंक पड़े, क्योंकि उस पर केवल 46% मार्क्स से ही लिखे हुए थे। वाइस प्रेसिडेंट के बेटे का रिजल्ट प्रिंसिपल बोल ना पाया और कहा कि इतना ही कह पाए पब्लिक के बीच में कि इसके परसेंटेज की वापस जांच होगी, और क्या है हकीकत में ये आपको 1 घंटे के बाद क्लास के बोर्ड पर लगा दिया जाएगा। युवा टीचर हतप्रभ था कि ये इसका परिणाम क्यों न बोल पाए। प्रिंसिपल ने उस युवा लेक्चरर को अपने यहां पर आमंत्रित किया, कहा कि आकर के प्रिंसिपल रूम में मुझसे मिलो। युवा लेक्चरर वहां पहुंचा, युवा टीचर, और पूछा कि सर फरमाइए क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। बोले मैंने तुम्हें कहा था कि वाइस प्रेसिडेंट का बेटा अपनी कॉलेज में पढ़ता है, वो कोई भी हालत में पीछे नहीं रहना चाहिए। मैंने तुम्हें कहा और फिर भी तुमने उसका पालन नहीं किया। उसने कहा सर मैं क्या कर सकता हूं, जितना उसने लिखा उतना ही तो परिणाम आएगा। साल भर अगर कोई बच्चा पढ़ाई ही नहीं करेगा तो परीक्षा के परिणाम में कमजोर तो साबित होगा ही होगा। और अगर सर मैं उसे और अच्छे नंबर दे देता तो उन बच्चों के साथ अन्याय हो जाता जिन बच्चों ने हकीकत में मेहनत करके अपने आप को तराशा है, मेहनत करके परीक्षा दी और आज परीक्षा में टॉप पर पहुंचने में सफल हुए। प्रिंसिपल ने कहा तुम्हें पता है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट को पता चलेगा कि उसका बेटा बहुत कमजोर रहा है तो पता है तेरा क्या हाल होगा। बोले सर मे बी पॉसिबल, संभव है मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए। बेवकूफ, तू एक लड़के के चक्कर में अपनी नौकरी छोड़ने को तैयार हो रहा है। पता है अगर तुमने उसको फेल कर दिया या कमजोर साबित कर दिया तो मुझे तुम्हें कॉलेज से निकालना पड़ेगा। युवा लेक्चरर ने कहा सर मुझे पता था ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी, इसीलिए मैं आते समय अपने साथ अपना इस्तीफा अपने साथ लेकर के आया हूं। प्रिंसिपल ने कहा अरे बेवकूफ, तू कहता है कि मैं इस्तीफा लेकर आया हूं। अरे इस कॉलेज में किसी भी व्यक्ति को नौकरी मिलती कहां है। तेरा सद्भाग्य समझ कि मैंने तुझे यहां पर नौकरी पर रख दिया और तू कहता है कि मैं इस्तीफा साथ में लेकर आया हूं। जरा तू बता कि अगर तू इस्तीफा लेकर आया है तो तू नौकरी छूट जाएगी तो तू करेगा क्या। उसने कहा सर मैं निर्णय करके आया हूं कि अगर आप मुझसे इस्तीफा लेंगे तो मैं यहां से सीधा अमेरिका जाऊंगा। मैं यहां से सीधा अमेरिका जाऊंगा। अमेरिका? वहां तुझे नौकरी कौन रखेगा?
युवा लेक्चरर ने कहा, सर सवाल ये नहीं है कि मुझे वहां नौकरी कौन रखेगा, सवाल ये है कि मुझे वहां नौकरी पाने से कौन रोकेगा। सवाल ये नहीं है कि मुझे वहां नौकरी कौन देगा, बल्कि सवाल ये है कि मुझे वहां पर नौकरी पाने से कौन रोकेगा। जिस आदमी के पास अपना टैलेंट होता है, जिस आदमी के पास अपनी प्रतिभा होती है, वो व्यक्ति चाहे देश में रहे और चाहे विदेश में चला जाए, वो जहां जाएगा अपना झंडा जरूर गाड़ेगा। एक धनवान व्यक्ति तभी तक पूछा जाता है जब तक उसके पास पैसा होता है। एक नेता तभी तक पूछा जाता है जब तक वो किसी पद पर स्थापित होता है। पद से उतरते उसको कोई पूछता है क्या? है? पद से उतरते ही कोई उसे पूछता है क्या? पैसे वाला अगर उसका पैसा खत्म हो जाए तो समाज में कोई उसको कद्र देता है क्या? है? देता है? एक धनवान की तभी तक इज्जत होती है जब तक उसके पास पैसा है। एक मंत्री का तभी तक सम्मान होता है जब तक वो पद पर होता है। लेकिन जिस आदमी के पास अपना टैलेंट है, जिस आदमी के पास अपनी प्रतिभा है, वो व्यक्ति पद पर रहे चाहे ना रहे, उस आदमी की इज्जत वैसे ही होगी। चाहे डॉक्टर राधा कृष्णन राष्ट्रपति के पद पर रहे चाहे ना रहे, इज्जत रहेगी। छत्रपति शिवाजी पद पर रहे चाहे ना रहे, फिर भी देश के सिरमौर कहलाएंगे। अब्दुल कलाम पद पर रहे चाहे ना रहे, पर फिर भी देश के लिए इज्जत के काबिल बने रहेंगे। जिस आदमी में अपना टैलेंट होता है, वो आदमी पद की चिंता नहीं करता, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी महिमा पद पर आने से होती है, और कुछ पद ऐसे होते हैं जिन पर अगर विशिष्ट लोग पहुंच जाए तो उन पदों की गरिमा बढ़ जाया करती है। बढ़ेगी तभी जब हम लोग अपने आप को तराशने का प्रयास करेंगे, को तराशने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, बनने की कोई उम्र नहीं होती। 70 साल की उम्र में, कितनी उम्र बताइए मैंने? 70 साल की उम्र में एक संत के दिल में इच्छा पैदा हुई कि मैं विदेशों तक जाऊंगा और विदेशों तक जाकर के हिंदुत्व का प्रचार करूंगा। उसके मन में एक संकल्प जगा, और संकल्प का परिणाम यह निकला कि उसके पास केवल 50 रुपये थे। 50 रुपये लेकर और गीता की कुछ कॉपियां अपने साथ लेकर वो संत निकल पड़ा यहां से इंग्लैंड के लिए। कितने वर्ष की उम्र में? कितना कहा मैंने? कितनी उम्र बताई मैंने? 70 साल। जितने यहां पर 70 वर्ष के लोग हैं जो समझते हैं मैं तो पीला पत्ता हो रहा हूं, मैं तो ढल रहा हूं, मैं उस हर व्यक्ति को ये मोटिवेशनल प्रेरणा देना चाहूंगा, और प्रेरणा ये दूंगा कि 70 साल की उम्र में वो स्वामी प्रभुपाद मुंबई से रवाना हुए पानी के जहाज में बैठकर, और मात्र 82 इयर्स की उम्र में तो उनका निधन हो गया। 12 वर्ष तक वो व्यक्ति विदेशों में घूमता रहा, बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था, केवल हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा ढोल की लेकर, बंगाली ढोल की मृदंग लेकर के यहां से निकला था। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति में कुछ कर गुजरने का अगर जुनून है तो 70 वर्ष की उम्र में शुरू होने वाला अभियान भी आज पूरे विश्व में हरे रामा हरे कृष्णा का जो मिशन चलता है, हरे रामा हरे कृष्णा का जो मिशन चलता है, वो उस कम पढ़े लिखे हुए संत का परिणाम है। आदमी के लिए आगे बढ़ने के लिए केवल अपने आप को जगाने की जरूरत है, और ये अपने आप से कहने की जरूरत है, माना लोग मुझे मिट्टी समझते होंगे, माना लोग मुझे धूल समझते होंगे, माना लोग मुझे पत्थर कहते होंगे, पर अब आज के बाद मैं अपने आप को धूल धूल नहीं रहने दूंगा, अपने आप को मिट्टी मिट्टी नहीं रहने दूंगा, अपने आप को पत्थर पत्थर नहीं रहने दूंगा, बल्कि अपने भीतर छिपी हुई महान प्रतिभा को उजागर करने के लिए मैं आज से ही अपने आप को प्रतिबद्ध करता हूं। मेरा दावा है
आगे बढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। 7 वर्ष का व्यक्ति भी स्टूडेंट होता है और 70 वर्ष का व्यक्ति भी स्टूडेंट हो सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ना चाहेगा, रास्ते खुले हैं। आपको लगता होगा कोई मेरे साथ नहीं है, आपको लगता होगा कोई मेरे साथ नहीं है। अरे दुनिया में कोई और साथ हो या ना हो, जब जब भी आसमान में झांकोगे तो रात के अंधेरे में भी लगेगा दुनिया में कोई मेरे साथ ना हुआ तो क्या हुआ, ये लाखों अनगिनत तारे तो कम से कम मेरे साथ अवश्य है। ये लाखों करोड़ों तारे तो मेरे साथ हैं, ग्रह गोचर उनका साथ नहीं निभाते। जो जन्म कुंडलियों को हाथ में लेकर पंडितों के चक्कर लगाते हैं, ग्रह गोचर उनका साथ देते हैं। जो जन्म कुंडलियों को छोड़ करके खुद अपनी कुंडली बनाने के लिए अपना पुरुषार्थ और प्रयास करते हैं, खुद अपना प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं, ग्रह गोचर उनका साथ निभाते हैं। आपने पेंसिल देखी होगी, है किसी के पास पेंसिल? हाँ जी, पेंसिल, वेरी गुड। चलिए आगे भिजवाइए माता जी। अपने अपने टैलेंट को उजागर करने के लिए मैं आपके सामने एक पेंसिल का उदाहरण देता हूं। पेंसिल इसलिए मैंने मंगवाई है क्योंकि जब बच्चा लिखना शुरू करता है तो पेन से, डॉट पेन से नहीं लिखता, बल्कि पेंसिल से लिखता है, चौक से लिखता है, बढ़ते से लिखता है। स्लेट और पाटी पर हम लोग लिखना शुरू करते हैं और वहां से ही मैं आपको शुरुआत करवा रहा हूं। और यह है पेंसिल। क्या आप लोग अपने अपने हाथ में पेंसिल लेंगे? हाथ में क्या आई है आपके? सब लोग ले अपने अपने हाथ में क्या आई है? पेंसिल। अब जरा गौर कीजिए, पेंसिल में सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर है लकड़ी। सबसे ऊपर क्या है? लकड़ी। बड़ी सख्त है ना, बड़ी कठोर है। लकड़ी के अंदर क्या है? क्या है? शीशा, कार्बन। लकड़ी के अंदर है शीशा, कार्बन। वेरी गुड। लकड़ी के पीछे क्या है? ऊपर क्या है? लास्ट में क्या लगा हुआ है? रबर। क्या लगा हुआ है? रबर। ओ मेरे भाई बहनों, बस अब ध्यान दो और अपने अपने टैलेंट को पेंसिल बनाओ और टैलेंट को, अपनी प्रतिभा को पेंसिल समझो। अब जरा बताइए कि पेंसिल से मुझे उपयोग करना है, पेंसिल का मुझे उपयोग करना है, पेंसिल से मुझे लिखना है, मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले चालू भाषा में कहें तो चाकू, शार्पनर। सबसे पहले हमें शार्पनर में जाना पड़ेगा, फिर क्या करनी पड़ेगी? थोड़ा चलाओ, 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर चेक करो निकाल कर, देखो पूरी नुकीली हुई या नहीं हुई। अभी भी है संभावना, अभी भी है पॉसिबिलिटी, अभी भी है। अभी भी ये समझ लानी जरूरी है कि अभी केवल हम चांदी बने हैं, मुझे अपने लोहे को सोना बनाना है। और वापस डालो, फिर छिलाई करो। नुकीली बन गया, लेकिन अभी भी फिदा हुसैन जैसी अभी भी पेंसिल नहीं बन पाई है। तो और अब थोड़ा से एक चाकू और एक्स्ट्रा लेकर के उसको और थोड़ी और आगे से कॉर्नर पॉइंट बना लो, लिखो, शानदार चित्र बनकर आएंगे। मे बी पॉसिबल, गलती हो सकती है। भगवान ने इसलिए आपको पेंसिल के ऊपर क्या दिया? रबर। गलती हो गई, सुधार लो। पेंसिल हमें 5 सिद्धांत देती है। पेंसिल का पहला सिद्धांत स्वनिहित शक्ति। पेंसिल का पहला सिद्धांत हमें सिखाता है स्वनिहित शक्ति। तुम्हारी ताकत तुझ में विद्यमान है। सब बोलो तो, पेंसिल का पहला सिद्धांत क्या है? स्वनिहित शक्ति। तुम्हारी ताकत तुझ में विद्यमान है। पेंसिल का दूसरा सिद्धांत, और वो कहता है समर्पण। तुम्हें अगर अपनी पेंसिल को लिखावट के काबिल बनाना है तो किसी योग्य टीचर, किसी योग्य गुरु के पास जाकर मुझे अपने आप को समर्पित करना होगा। फिर चाहे वो द्रोणाचार्य हो, कृपाचार्य हो, परशुराम हो, कोई भी क्यों ना हो, मुझे अपने आप को समर्पित करना होगा।
पेंसिल का दूसरा सिद्धांत है समर्पण, पेंसिल का तीसरा सिद्धांत है और वो है सहनशीलता। क्या है? सहनशीलता। क्या करना पड़ेगा? शार्पनर में अंदर जाकर के अपनी छिलाई करवाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। पुराने जमाने में जो पढ़कर आए हैं ना, वो तीसरी क्लास का पहाड़ा भी अगर सीख कर आया है, आप में से जो लोग जो केवल तीसरी क्लास तक पढ़े हैं, पर तीसरी क्लास में जिसने पहाड़े सीख लिए हैं, वो आज अगर 60 वर्ष का हो गया, आपका कैलकुलेटर जवाब बाद में देगा, उसका जवाब पहले निकल कर आएगा। आपका कैलकुलेटर, एक एमबीए पास वाले व्यक्ति का कैलकुलेटर गणना बाद में परिणाम देगा। वो तीसरी क्लास पढ़ने वाले, 60 वर्ष पूर्व पढ़ने वाले व्यक्ति का रिजल्ट पहले निकल कर आएगा। चाहे ढाया सवाया कैसा भी सवाल करके उसके सामने खड़ा कर दो, वो विदिन 10 सेकंड में उसका जवाब दे देगा। वजह है छिलाई। वजह है क्या है? क्या है? किसी को ढाई सवाई ये सब पहाड़े याद है क्या? कोई है क्या यहाँ पुरानी? है क्या? हाथ खड़ा कीजिए। तो वो हाथ थोड़ा ढंग से कर लो ना, घबराते क्यों हैं? है तो खड़े होइए, थोड़ा आगे आइए। तो भाई साहब जी, आपको पहाड़े याद हैं? पुराने पहाड़े सब याद हैं? ठीक है। आपने कहाँ तक पढ़ाई की हुई है? 10वीं। चलिए कोई बात नहीं। 10वीं पास वाला व्यक्ति, अब मैं चैलेंज दूंगा, अगर ये कहते मैंने 10वीं पास है कि फेल है? 10वीं पास है कि फेल है? पास है। ठीक है ना, बस पास होना चाहिए अपने। तो उस जमाने में पास हो जाते तो हम लोग दादा गुरुदेव और नाकोड़ा भैरू जी और हनुमान जी के जाकर के 5.25 रुपये का प्रसाद चढ़ा देते थे, पास हो गए। अब आजकल 95 को सोचते हैं। पर अब मैं चैलेंज दूंगा, आप में से किसी भी व्यक्ति को जिसको 90% से 95% से एबो नंबर आए हैं, आप में कोई भी व्यक्ति सीए वाला, एमबीए वाला, इंजीनियरिंग पास व्यक्ति इस आदमी को आकर के चैलेंज दे सकता है। कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर के उसको चैलेंज दे सकता है। सवाल कोई तीसरा व्यक्ति पूछेगा, एमबीए वाला व्यक्ति जवाब देते न बन पाएगा, पर यह आदमी जवाब पहले दे देगा। यह आदमी जवाब पहले दे देगा क्योंकि इस आदमी ने पढ़ाई कम की, छिलाई अपनी ज्यादा करवाई। और उस जमाने में अगर पहाड़े भी सिखाए जाते थे, लड़का स्टूडेंट अगर पहाड़ा बोलते हुए भूल जाता तो क्या होता? जरा बताओ तो क्या होता था? कोई बोलो सही भाई। छड़ी पे हैं? छड़ी? ओ भाई साहब, सीधी छड़ी नहीं पड़ती थी। सीधी छड़ी पड़ती तो ये भूल जाते। ऐसा उल्टा क्या करते थे? क्या करते? बोलिए तो। हाँ, ये थोड़ा माइक में बोलिए। क्या करते थे? ऊपर लटका के नीचे से मारते थे। ये आया। पहले लटकाते उसको कि अब ये लकड़ी पकड़ लटक, अब वो हाथ छोड़ भी नहीं सकता था, ऊपर से पकड़ के खड़ा रहे। अब बोल पहाड़े बोल। और वो फिर गलती करता तो पीछे से आती। इनकी जो बैठकें है ना, ये दादाजी की जो बैठक है ना, आज भी अगर देखोगे तो 5-7 बैंतों के निशान अभी भी इनके मिल जाएंगे। अभी भी इनके 5-7 बैंतों के निशान मिल जाएंगे। पर उस जमाने की जो छिलाई हुई थी, उन बैंतों का परिणाम यह है कि आपकी बही खाते में गलती हो सकती है, पर इनकी गणना में गलती नहीं हो सकती। इनकी गणना में गलती नहीं हो सकती। निर्माण उसी का होता है जो पत्थर की छिलाई करवाने को तैयार रहता है। मैंने कभी कहा था ना आप लोगों से कि मेरी जांग पर आपको 10, 5, 15, 20 अभी भी छोटे छोटे बारीक बारीक निशान मिल जाएंगे, क्योंकि जब मेरे पापा मेरी कॉपी जांच रहे होते, मेरे पापा मेरी कॉपी जांच रहे होते, तो एक गलती 400 पेज की कॉपी में एक गलती अगर आ जाती तो जिस प्लाटो पेन से वो मेरी कॉपी जांचा करते थे, वो प्लाटो पेन की निब सीधी मेरे जांग में आकर के घुस जाती, खून निकल आता। हम रो भी नहीं पाते थे, रोते तो एक थप्पड़ और पड़ती, चुप, और हमें चुप होना पड़ता था।
तब तो ये छिलाई बहुत बुरी लगती थी, पर आज जब बड़े हो गए हैं तब लगता है उन छिलाई का ही ये शुभ परिणाम है, उस छिलाई का ही ये शुभ परिणाम है। आज हमसे भूल करके भी कोई गलती नहीं होती, आज हमसे भूल कर भी कोई गलती नहीं होती। जो व्यक्ति सोचेगा मेरी छिलाई ना हो, भाई साहब पेंसिल कच्ची रह जाएगी, पेंसिल का उपयोग ना कर पाएंगे। पेंसिल का उपयोग तभी होगा जब हम अपनी छिलाई करवाने को तैयार रहेंगे। पेंसिल हमें पहला सिद्धांत देती है स्वनिहित शक्ति, पेंसिल हमें दूसरा सिद्धांत देती है समर्पण, पेंसिल हमें तीसरा सिद्धांत देती है सहनशीलता, पेंसिल हमें चौथा सिद्धांत देती है सृजन। तुम्हारी छिलाई हो गई, अब तुम्हें अपनी जिंदगी में जो कुछ करना है सो करते रहो। और पेंसिल हमें पांचवा सिद्धांत देती है, और पांचवा सिद्धांत देती है मे बी पॉसिबल, गलती किसी से भी हो सकती है, इसलिए पांचवा सिद्धांत है और वो है रबर का सिद्धांत, जो हमसे कहता है सुधार सुधार सुधार। पेंसिल हमें 5 सिद्धांत देती हुई हमें हमारे जीवन के लिए मोटिवेशनल प्रेरणा देती है। अगर कोई भी व्यक्ति पेंसिल अपने आप को बना डालेगा, सृजन होंगे, निर्माण होगा, आने वाले इतिहास का लेखन होगा। अगर आप चाहते हैं हम अपने अपने टैलेंट को उजागर करें, अच्छा होगा। सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने अपने परिवार का माहौल ठीक कीजिए, क्योंकि बच्चा, आपका लड़का, आपकी लड़की, आपकी बच्ची, आपकी बहू, आपका बेटा वैसा ही सीखेगा जैसा घर का माहौल होगा। इसलिए जरूरी है आपके घर में एक पुस्तकालय जरूर बना हुआ होना चाहिए। हर घर में एक मिनी लाइब्रेरी जरूर होनी चाहिए, जिसमें ऐसी बेहतरीन किताबें हो कि जिन किताबों को पढ़ करके आपका बच्चा अपनी जीवन के विकास और निर्माण के लिए रास्ते तलाश सके, रास्ते देख सके, नक्शे ढूंढ सके। हर घर में पुस्तकालय होना चाहिए। लोग आजकल पता है, लोग अपने घर में बोले धर्म की किताबें नहीं रखती, आसाधना होती है। पता नहीं किन नासमझ लोगों ने ऐसे शब्दों को पैदा कर दिया और कहते हैं आसाधना होगी। अरे घर में किताब ही नहीं होगी तो घर की आसाधना होगी। घर का निर्माण ईंट चूने पत्थर के मकान से नहीं होता, घर का निर्माण आपके घर में रखी जाने वाली बेहतरीन और शानदार पुस्तकों के दियों से होता है। हर घर में पुस्तकें होनी चाहिए। आप अपने घर में पुस्तकों को उतनी ही सम्मान के साथ रखिए जितने सम्मान से आप अपने घर में गहनों को, सोने की चूड़ी और कंगन को रखते हैं, उतने ही सम्मान के साथ रखिए। अगर आपके घर में अच्छी किताबें होंगी, आपकी बहू की इच्छा होगी, दादी जी की इच्छा होगी, बेटे की इच्छा होगी, कभी 4 पन्ने पलटे। देश भर में हमारी बेहतरीन किताबें चलती है। लोग मानकर चलते हैं कि चंद्र प्रभु की एक किताब, ललित प्रभु की एक किताब अपने आप में एक संपूर्ण लाइब्रेरी है। लोग मानकर चलते हैं और लोग मानकर चलते हैं। जब भी आपको लगता है टेंशन है, जब भी आपको लगता है कोई समाधान नहीं मिल रहा, जब भी आपको लगता है रास्ते सारे बंद हो रहे हैं, मैं कहूंगा किताब उठाओ, एक अच्छी किताब उठाओ, 4 पन्ने पढ़ो, तुम्हारा टेंशन चला जाएगा, डिप्रेशन मिट जाएगा और तुम्हें एक अनचाहे अचानक रास्ता प्राप्त हो जाएगा। हर घर में किताबें जरूर रखो। हर घर में योगा जरूर होना चाहिए। हर घर में खेलकूद जरूर होना चाहिए। हर घर में अगर आप समर्थ हैं, इंटरनेट का कनेक्शन जरूर रखो। विश्व भर के समाचारों को जरूर सुनो। हां, जो लोग दिन भर टीवी के आगे चिपके बैठे रहते हैं ना, वो गलत। दिन भर इंटरनेट के आगे चिपके हुए रहते हैं, वो गलत। मोबाइल का उपयोग करो, पर जो लोग दिन भर बातों में ही अपने मोबाइल का उपयोग करते रहते हैं, अति हर चीज की खराब होती है। अति हर चीज की खराब होती है। मोबाइल के जरिए आप झट से अपना संदेशा पहुंचा सकते हैं, कोई गलत नहीं है मोबाइल का उपयोग करना, लेकिन दिन भर मोबाइल से चिपके रहना। लोग मोबाइल पर गेम खेलते हैं, लोग
मोबाइल पर गेम खेलते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं, चलो बेटिया वो खड़े हो तो पीछे वाली वाइट, हाँ खड़े हो बेटा, चलो बेटा एक बात बताओ, आप मोबाइल पर वीडियो गेम खेलती होंगी कभी? यस या नो? जी हाँ, अच्छा ठीक है। लगभग कौन सा गेम खेलते होंगे? सारे ब्रेन गेम्स, सारे वीडियो गेम्स। जितने आते हैं सारे खेलती हूं। अब जरा मैं इस बिटिया से पूछूंगा, बेटा जरा एक बात बताना, मोबाइल पर फुटबॉल खेलने से परिणाम मिलेगा या मैदान में उतरकर फुटबॉल खेलने से परिणाम मिलेगा? मैदान में उतरकर। वेरी गुड। मैं इस बिटिया का इस सही जवाब के लिए धन्यवाद दूंगा और कहूंगा मोबाइल पर फुटबॉल खेलने से केवल टाइम पास होगा, पर मैदान में उतरकर फुटबॉल खेलने से आदमी की सेहत बनेगी, आदमी का डेवलपमेंट होगा, आदमी का विकास होगा। केवल टाइम पास करना है, केवल अपना टाइम बर्बाद करना है तो मोबाइल पर टुक 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 करते रहिए। मैं ये नहीं कहता मोबाइल पर गेम मत खेलो, कभी मूड ठीक नहीं है 5 मिनट के लिए खेल लो, पर बाकी अगर गेम खेलने की इच्छा हो, टेबल टेनिस उठाओ, मैदान में उतर कर आओ, क्योंकि मोबाइल पर खेलने से केवल टाइम बर्बाद होगा, पर टेनिस के मैदान में उतर कर खेलोगे तो सानिया मिर्जा बन जाओगे। मोबाइल पर अगर केवल क्रिकेट के गेम खेलते रहोगे तो टाइम बर्बाद होगा, पर अगर क्रिकेट के मैदान में उतरकर अगर क्रिकेट खेलोगे, सेहत भी अच्छी होगी, माइंड भी फ्रेश होगा, और आप में से कोई विराट कोहली और आप में से ही कोई सचिन तेंदुलकर, गावस्कर निकल कर आएगा। प्रैक्टिकल में उतरकर आओ, केवल मोबाइल पर गेम खेलने से कुछ होगा? नहीं होगा। आज मोटिवेशनल प्रेरणा ले लीजिए कि मुझे कौन सा गेम खेलना चाहिए, प्रैक्टिकल या टाइम पास वाला? कौन सा? प्रैक्टिकल। वेरी गुड, थैंक यू, सिट डाउन प्लीज। प्रैक्टिकल गेम खेलने चाहिए। हर घर का माहौल, अभी कल एक बहन जी कह रही थी, मैं तो साहब 8:45 बजे से 5 मिनट पहले आ जाती हूं, पर मेरे पतिदेव घर में बैठ करके 9 बजे जो महाभारत आता है उसको देखते हैं, उनसे वो महाभारत नहीं छूटता। मैं कहता हूँ भाई महाभारत को देखने से क्या होगा? हजारों साल पहले वक्त ने महाभारत देखा था, पूरा हस्तिनापुर उजड़ गया। तुम महाभारत मत देखो, तुम्हें अगर देखना है तो जीवन निर्माण की गीता देखो। तुम्हें अगर देखना है तो वो चीजें देखो कि जिससे कि तुम्हारा निर्माण हो सके। आज अगर अपने लिए, अपने टैलेंट और प्रतिभा को उजागर करने के लिए मैं आपसे पहला अनुरोध करूंगा, मोटिवेशनल पहली प्रेरणा दूंगा, और पहली प्रेरणा यह दूंगा, हर व्यक्ति अपने बौद्धिक विकास पर ध्यान दे। हर व्यक्ति अपने बौद्धिक विकास पर ध्यान दे। जब तक आदमी की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक हर आदमी को अपने दिमागी विकास के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। ध्यान रखो, अगर आप में से किसी की उम्र 87 एज हो गया है, 87 वर्ष की उम्र हो गई है, तब भी मैं कहूंगा रोजाना सुबह और शाम आधे घंटा अच्छी किताब जरूर पढ़ो, ताकि अगर तुम मर भी गए पर उस किताब को पढ़ते पढ़ते अगर मरे तो अगले जन्म में जैसे ही पैदा होगे, तुम पैदा होते ही ज्ञानी बनकर के पैदा हो गए, क्योंकि ज्ञान की धारा, ज्ञान का प्रकाश तुम यहां से लेकर के मरे थे, इसलिए वहां पैदा होते ही फिर से कोई चाणक्य पैदा होकर आ जाएगा, फिर से कोई व्यक्ति विक्रमादित्य पैदा होकर आ जाएगा। जो भी व्यक्ति जन्म लेगा, जन्म लेते ही ज्ञान का प्रकाश। कुछ लोग 3 वर्ष की उम्र में भी बड़े धुआंधार होते हैं, और कुछ लोग 30 साल के हो जाएं तब भी ठोठ के ठोठ रहते हैं। वही व्यक्ति 3 वर्ष की उम्र में तीरंदाज रहेगा जो व्यक्ति यहां से किताबें पढ़ते पढ़ते मरा, अगला जन्म पैदा होते ही ज्ञान की रोशनी, ज्ञान की धारा उसके साथ बनी हुई रही। इसलिए कहूंगा, आपकी चाहे जो उम्र हो, रोजाना आधे घंटा स्वाध्याय किया करो। मेरी समझ से हर आदमी को रोज 1.25 घंटा इस तरह से अपना एडजस्ट करना चाहिए। 20 मिनट तक डेली योगा प्राणायाम करो। नंबर 2, 20 मिनट तक आराधना करो, धार्मिक पाठ बोलो, ताकि ईश्वरीय शक्ति के साथ जुड़ सको। 20 मिनट तक मेडिटेशन करो, साधना करो,
इससे तुम अपनी अंतरात्मा से जुड़ोगे, इससे तुम्हारा आत्मा का पावर बढ़ेगा। और 20 मिनट तक स्वाध्याय करो, क्योंकि इससे आपके बुद्धि को दिव्य प्रेरणाएं प्राप्त होंगी। हमारी बुद्धि 4 बीघा जमीन की तरह है। किसकी तरह? हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग क्या है? 4 बीघा जमीन की तरह है। अगर इसमें अच्छे बीज बोगे तो अच्छी फसलें निकल कर आएंगी, और अगर अच्छे बीज न बोए तो जंगली घास फूस उगकर आएगी। अच्छे बीज बोओगे तो अच्छी प्रेरणाएं इसमें से निकल कर आएंगी। मैं तो समाज के लोगों से भी कहूंगा, भाई लोगों, समाज में ये सिक्के, लड्डू, नारियल, ये बांटना बंद करो। आपको अगर बांटना ही है ना, किताबें बांटो। मैं कहूंगा किताबें बांटो। नारियल आपने अभी अगर किसी भी व्यक्ति को 1 लड्डू दिया, 1 लड्डू 20 रुपए का आया, बाहर जाते उसने खाया, शाम होगी नहीं उससे पहले ही निकल जाएगा। शाम होते होते तक तो वो आपके पेट से निकल जाएगा, और शाम को खाते खाते सोओगे तो सवेरे वाली गाड़ी से चला जाएगा। लड्डू मत बांटो, श्रीफल मत बांटो, क्योंकि लड्डुओं को खाने से आज तक हिंदुस्तान का कोई भी आदमी मीठा मधुर नहीं हुआ। पर अगर आप लोगों को अच्छी किताबें देते हैं, मैं कहूँगा आपको अगर किसी की शादी में जाना है, 5 किताबें लेकर जाओ। देखिए, आपके सामने 2 विकल्प हैं। एक, जाते समय आपने 10 अच्छी किताबें लेकर गए और आपने उसे गिफ्ट दी, और आपने उसको 500 रुपयों का फूलों का गुलदस्ता खरीद के दिया। आप खुद अपना डिसीजन ले लीजिए कि फूलों का गुलदस्ता क्या परिणाम देगा और अच्छी पुस्तकें क्या परिणाम देंगी। क्या लगता है भाई साहब आपको? गुलदस्ता, माइक मैन साहब, राजू जी खड़े हुए तो हाँ, जरा एक बात बताइए, कोई व्यक्ति आपका आज शादी का सालगिरह वाला दिन है, मैरिज एनिवर्सरी का दिन है, आपको किसी ने ला करके फूलों का गुलदस्ता दिया, बड़ा सुंदर था, पूरे 500 रुपये का था, और दूसरे व्यक्ति ने आपको यहाँ से वो 500 रुपये की अच्छी किताबें खरीद कर लेकर गया और उसने आपको वो 12 किताबों का सेट दिया। आप मुझे बताएंगे कि गुलदस्ता आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा या किताबें ज़्यादा अच्छी लगेंगी, या गुलदस्ते का परिणाम ज़्यादा अच्छा आएगा या किताबों का परिणाम ज़्यादा अच्छा आएगा? प्लीज़ टेल मी। पुस्तकों का। पुस्तकों का क्यों? क्योंकि वो ज्ञान बढ़ाएंगे अपना और लाइफ बढ़ाएंगे। ज्ञान बढ़ाएगा, और फूलों के गुलदस्ते का आप क्या करेंगे अगले दिन? वो निष्प्रभ है। वो निष्प्रभ है। वो अगले दिन उठा करके फेंक दिया जाएगा, कचरे के टोकरी में उसे फेंक दिया जाएगा। किताबें आपको स्थायित्व देंगी, क्योंकि वो जब तक घर पर रहेगी आपको ज्ञान की रोशनी देती रहेगी। बौद्धिक विकास पर ध्यान दीजिए। मैं स्टूडेंट से कहूंगा, ऐ मेरे बच्चों, प्यारे भाइयों, आपको अगर अपने आप को ज्ञान से जोड़ना है, देखिए जीवन में ज्ञान क्यों जरूरी है, जीवन में ज्ञान क्यों जरूरी है समझिए। एक फैक्ट्री में मशीनें बंद हो गई, और मशीनों के बंद होने से मैकेनिक बुलाए गए, ठीक करने का प्रयास किया गया, लेकिन मशीनें ठीक नहीं हो पाई। बॉम्बे से एक मैकेनिक को बुलाया गया, उसने मशीन देखी और कहा कि 10,000 रुपया चार्ज लगेगा। बोले ठीक है साहब, 10,000 रुपया हम आपको मशीनों को चालू करने के लिए दे देंगे। उसने मशीनों पर ध्यान दिया, बोला एक हथौड़ा मंगाया जाए। एक हथौड़ा लाया गया, उसने हथौड़ा उठाया और मशीन के एक पार्ट पर ले जाकर एक जोर से हथौड़ा मारा, और जैसे ही हथौड़ा मारा कि मशीनें चल पड़ी। जैसे ही हथौड़ा मारा कि मशीनें चल पड़ी। लोग बड़े ताज्जुब में आए, यार इतने सारे अपन मैकेनिक लगे, पूरी कंपनी का स्टाफ लग गया, मगर फिर भी मशीनें चालू ना हुई। उसने एक हथौड़ा मारा और मशीनें चालू हो गई। और जैसे वो रवाना होने लगा, उसने कहा पैसे, मेरी फीस। उसने कहा सब कितने? बोले मैंने पहले कहा ना भाई 10,000 रुपये। बोले सब 10,000 रुपये? आपने केवल एक हथौड़ा मारा और उसके आप 10,000 रुपया चार्ज ले रहे हैं। मैकेनिक ने कहा हथौड़ा मारने का चार्ज नहीं ले रहा हूँ, हथौड़ा मारने का चार्ज तो केवल 1 रुपया होता है, लेकिन कहाँ पर हथौड़ा मारा जाए इसके लिए जो मैंने अपनी बुद्धि और टैलेंट का उपयोग किया,
इसके लिए मैंने अपनी बुद्धि और टैलेंट का जो उपयोग किया उसका है 9,999 रुपया चार्ज। हथौड़ा मारने की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन कहां मारा जाए, ये जो ज्ञान दृष्टि है, ये जो बुद्धि की दृष्टि है, यही असली टैलेंटेड हर आदमी को अपने भीतर उजागर करने की जरूरत है। अच्छा होगा आप लोग फॉर्मूला, याददाश्त बढ़ाने का 4 चरणों में फॉर्मूला अपने दिमाग में ले लीजिए। जिनके पास कागज है वो नोट कर लीजिए, क्योंकि हम लोग भी ऐसे ही याद रखते हैं किसी भी चीज को। नंबर 1 रीडिंग। फॉर आर का फॉर्मूला पहला है रीडिंग। क्या है, सब बोलो तो। रीडिंग, किताब पढ़ो। नंबर 2 रिमेंबरिंग, याद करो। नंबर 2, सब बोलो तो, रिमेंबरिंग। नंबर 3 राइटिंग। नंबर 3 राइटिंग। और नंबर 4 रिवाइजिंग। नंबर 4 रिवाइजिंग। दुनिया की किसी भी कठिन से कठिन चीज को याद करने के 4 चरण फिर बोल देता हूं। नंबर 1 क्या है, जोर से बोलिए तो, जोर से बोलिए तो, रीडिंग। नंबर 2 रिमेंबरिंग। नंबर 3 रिवाइजिंग। नंबर 4 राइटिंग। ये 4 फॉर्मूले हैं जिसके द्वारा हर चीज हमें याद रहती है। हां, नंबर दूसरी बात और ध्यान रखिए, अपनी प्रतिभा को उजागर करने के लिए नंबर 1 बौद्धिक विकास पर ध्यान दीजिए। नंबर 2 अपने वर्क को स्मार्ट वर्क में तब्दील कीजिए। एक युवक नौकरी की तलाश में निकला, और उस युवक को और तो कहीं काम ना मिला। जहां पर लकड़ी कटिंग का काम होता था वहां पर उसको जॉब मिल गया, और नौकरी यह मिली कि रोजाना उसे 10 पेड़ काटने हैं। जितने पेड़ वो काटेगा उतनी प्रति पेड़ उसको 50 रुपये मिलेंगे। नई कुल्हाड़ी उसे दे दी गई और उसने एक दिन में वाकई पूरे 10 पेड़ काट डाले। शाम को उसने 500 कमा लिए। पेड़ काट कर जब वो 500 रुपये लेकर घर जा रहा था, उसने मन में संकल्प किया, दृढ़ निश्चय किया कि अब मैं कल 11 पेड़ काटूंगा। आज तो पहला दिन था, अभ्यास भी नहीं था, कल मैं कितने 11 पेड़ काटूंगा, ये सोच करके वो निकल पड़ा। लेकिन अगले दिन जब वो कुल्हाड़ी चलाता गया, रात दिन भर उसने कुल्हाड़ी चलाई, खूब मेहनत की, पर वो 9 पेड़ ही काट पाया। वो बड़ा टेंशन में आ गया, मैंने इतनी मेहनत की, इतना हार्ड वर्क किया, लेकिन फिर भी परिणाम कम निकल कर आया। बोले कोई बात नहीं, मैं कल डबल मेहनत करूंगा। अगले दिन उसने फिर हार्ड वर्क किया, लेकिन अगले दिन वो केवल 8 पेड़ ही काट पाया। उसके अगले दिन 7 पेड़, उसके अगले दिन 6 पेड़, उसके अगले दिन 5, 4, 3, 2, अगले दिन तो वो पसीने से लथपथ हो गया। शाम ढल गई, एक पेड़ भी उससे पूरा कट के न गिर पाया। तो कंपनी का मैनेजर करीब आया, उसने आकर पूछा क्या बात है, तुम इतने टेंशन में क्यों हो, इतने टेंशन में क्यों हो। उसने कहा सर मैंने इतनी मेहनत की, दिल से मेहनत की, पर फिर भी एक पेड़ भी पूरा आज दिन भर में न काट पाया। रोजाना एक पेड़ कम 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 कटता चला जा रहा है। अच्छा तुमने इतनी मेहनत की फिर भी एक पेड़ ना काट पाए। बोले साहब मेरा कंधा दर्द करने लग गया, इतनी कुल्हाड़ी पर कुल्हाड़ी चलाई पर फिर भी पेड़ ना कट पाया। मैनेजर ने कहा तुमने दिन भर से हार्ड वर्क तो किया, जरा अपनी कुल्हाड़ी दिखाना। तो कुल्हाड़ी ली, अंगूठा चलाया, हाथ पर कोई असर ना हुआ। मैनेजर ने पूछा क्या तुमने धार भी की। उसने कहा सर धार भी करनी पड़ती है क्या, कुल्हाड़ी पर भी धार करनी पड़ती है क्या। बोले धार तो मैंने नहीं की। बोले भाई कुल्हाड़ी चलाने के लिए जरूरी है कि केवल वर्क काम नहीं आता, बल्कि वर्क के प्रति धार करना भी जरूरी होता है। कल सुबह जब तुम काम पर लगो तो हथौड़ा और अपनी कुल्हाड़ी बाद में चलाना, उससे पहले धार कर लेना। तुम अब तक 10 पेड़ काटते थे, कल से तुम 12 पेड़ काटना शुरू कर दोगे। युवक को यह बात समझ में आ गई।
पर मैं आपको ये बात समझाना चाहूँगा, उसने हार्ड वर्क किया। वर्क 3 तरह का होता है, एक होता है हार्ड वर्क, दूसरा होता है शार्प वर्क और तीसरा होता है स्मार्ट वर्क। कितने तरह के वर्क? सब बोलो तो कौन कौन से? हार्ड वर्क, शार्प वर्क, स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क क्या है? कुलाड़ी चलाना हार्ड वर्क है, कुलाड़ी पर धार करना शार्प वर्क है। पर कुलाड़ी खुद को न चलाना पड़े, 4 आदमी खुद के यहां रखे और उनसे काम करवा लिया, ये स्मार्ट वर्क हो गया। ये स्मार्ट वर्क हो गया। खाखरा बनाने का काम आपने शुरू किया, दिन भर खाखरा बनाकर बेचते रहे, ये हार्ड वर्क हुआ। आपने खाखरे में स्वाद को संजोया, साथ में ये शार्प वर्क हो गया। पर आपने खुद ने मेहनत न की, 4 भाइयों को अपने यहां रखा और उससे से भी अपन ने रोज के 1200 रुपये कमा लिए, ये हो गया स्मार्ट वर्क। जी अच्छा, चलिए देखिए, एक काम करते हैं, कोई 2 युवक खड़े हो तो कौन है आप में जो युवक हैं? स्टैंड अप। हाँ, ओके, चलिए दौड़कर ऊपर आइए। वेरी गुड, कम ऑन। ओके, हाँ, आप भी आ जाइए, दोनों ही आ जाइए प्रभु जी। अब जरा एक बात बताइए कि जंगल में एक घोड़ा खड़ा है, जंगल में आपका खुद का घोड़ा खड़ा है, आपको अपने घर पर लेकर आना है। जंगल में आपका घोड़ा खड़ा है, आपको उसे घर पर लाना है और वो आना नहीं चाहता, तो आप क्या करेंगे? उसे सहलाएंगे। समझिएगा, उसे सहलाएंगे। वेरी गुड। और क्या करेंगे? उसे थोड़ा समझाएंगे। उसे थोड़ा समझाएंगे, वो आपका बेटा है इसलिए समझ जाएगा। और क्या करेंगे? अगले को दीजिए। क्या खींचना पड़ता है? चाबू खींचना पड़ता है? लगाम 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 लगाम। चलिए, अब कुछ कुछ याद आया। बिटियाओं दोनों खड़े हो तो, हाँ, आप दोनों बिटियां खड़े हो जाओ। सामने जो बैठी है, वाइट, ब्लैक, येलो, ब्लू, दौड़ के आ जाओ ऊपर। नई दुनिया के लोग, नई पीढ़ी के लोग क्या देखते हैं? घोड़ा, अड़ियल घोड़ा। आपको अपने घर लाना है, क्या करेंगे? हरी अप, आगे आ जाओ बेटा। घास वगैरह खिलाने की कोशिश। घास वगैरह खिलाने की कोशिश करेंगे। आप बताओ बेटा। थोड़ी उसे लालच देंगे। थोड़ी उसे लालच देंगे। वेरी गुड। और बोलिए। वही घास खिलाएंगे। वही घास खिलाएंगे। और बोलिए। घास और लगाम दोनों से। घास और लगाम दोनों यूज करेंगे। ठीक है, सबने अपने अपने हिसाब से जवाब दिया। देखिए, मेरे जो जवाब हैं वो जवाब आज भले ही आपको हवा में उड़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन आने वाले 25 साल के बाद मेरे जवाब ही दुनिया में जीने वाले लोग होंगे। जो केवल घास दिखाते रहेंगे, लालच देते रहेंगे, वो पुरानी पीढ़ी के लोग हो जाएंगे। और मैं आपको जो ट्रिक्स बताता हूं, वो ट्रिक्स आने वाले 25 साल के बाद दुनिया कैसे डेवलप करेगी, दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी, भारत का आगे कैसे विकास होगा। घास खिलाने से नहीं, घास खिलाना, लालच देना, लगाम खींचना, सहलाना, ये 5000 साल तक हम यही करते आए हैं। इसलिए हमारी प्रगति रुकी हुई है। हमें हमारे वर्क को हमारे वर्क को स्मार्ट वर्क में तब्दील करना होगा। और स्मार्ट वर्क में हार्ड वर्क, शार्प वर्क, स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क किसे कहेंगे, शार्प वर्क किसे कहेंगे, स्मार्ट वर्क कैसे कहेंगे? अब बोलो। मैंने सारी बात आपको समझा दी है, संकेत में सारी बात समझ गया। बोले, हार्ड वर्क किसे कहेंगे? हार्ड वर्क होगा घोड़े को खींच के लेके जाना। वेरी गुड। हार्ड वर्क होगा घोड़े को खींच कर ले जाना। मैंने संकेत में सारी बात समझा दी। चलो बेटा, उसको दो। हार्ड वर्क उन्होंने बताया, घोड़े को खींचना। शार्प वर्क अब क्या है? लगाम से खींचना। नहीं, अभी भी आप लोग पूरी ट्रिक नहीं समझ पाए। हार्ड वर्क, शार्प वर्क, स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क घोड़े की लगाम को खींचना और जबरदस्ती उसे अपने घर तक खींच के ले जाना, इसका नाम है हार्ड वर्क। घोड़े के आगे घास दिखाना, ये क्या है?
शार्प वर्क कि घोड़े को घास दिखा दो, लगाम को छोड़ दो, घोड़ा अपने आप घास के पीछे पीछे चला आएगा। अरे यहां तक तो फिर भी बुद्धिमान लोग काम कर लेंगे। मैं आपको तीसरा वर्क सिखाता हूं सभी लोगों को, फिर चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे वो भोजन बनाने का क्षेत्र हो, चाहे वो प्रवचन देने का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, और चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, मैं आपको स्मार्ट वर्क सिखाता हूं। और स्मार्ट वर्क ये सिखाता हूं, न घोड़े की लगाम खींचो, न घोड़े को घास देकर के लालच दिखाओ। मैं आपसे कहूंगा आप घोड़े पर बैठ जाओ, एक डंडा आगे बढ़ाओ, हरी घास उसके ऊपर टांग दो, घोड़े को केवल उसकी खुशबू दिखाते रहो और घोड़ा तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देगा। भाई लोगों, क्या किया? ये स्मार्ट वर्क, तुम्हें भी तकलीफ नहीं हुई, तुम भी आराम से घर पर पहुंच गए और घोड़ा भी आराम से घर पर पहुंच गया। घास खिलाने की जरूरत भी ना पड़ी और लगाम भी खींचने की जरूरत ना पड़ी, हुज्जत ना करनी पड़ी। ये है स्मार्ट वर्क। बहनों, आपने खाना बनाया, 20 फुलके बनाए, हार्ड वर्क किया, फुलके पर थोड़ा प्यार से घी लगा दो, शार्प वर्क हो गया। पर बनाने, एक फुल्का बनाती है, अगर आपने उसका स्वाद चख लिया कि नमक बराबर है या नहीं है, ये स्मार्ट वर्क हो गया। सब्जी आपने बनाई, हार्ड वर्क हुआ, पर आपने उसका स्वाद चखा, भावना से परोसा, ये स्मार्ट वर्क हो गया। व्यापार आपने किया, दिन भर 8 घंटे मेहनत की, हार्ड वर्क हुआ, पर आपने हार्ड वर्क के साथ साथ ग्राहक के साथ बेहतरीन वाणी, बेहतरीन व्यवहार का भी उपयोग किया। ये कौन सा हो गया? स्मार्ट वर्क हो गया। भाई लोगों, तीसरा मोटिवेशनल प्रेरणा अंतिम चरण में ये दूंगा, अपने बौद्धिक विकास के लिए, अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए जरूरी है कि हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अनुशासन को भी उतना ही महत्व दें। किसको? अनुशासन को भी उतना ही महत्व दें। समय की पाबंदी, सुबह उठने की पाबंदी, रात को सोने की पाबंदी। मिलिट्री की ताकत क्या है? कितने लोग बोलेंगे मिलिट्री की ताकत क्या है? क्या है? डिसिप्लिन। मिलिट्री की ताकत क्या है? डिसिप्लिन। माइक ले बेटा। डिसिप्लिन, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ डिसिप्लिन? DISCIPLINE। वेरी गुड, उनको दो डिसिप्लिन की स्पेलिंग। DISCIPLINE। कॉपी कर रहे हो या हकीकत में यही है? हैं? यही है। उनको दो डिसिप्लिन। DISCIPLINE। वेरी गुड, इनको दो डिसिप्लिन। DISCLIPNE। घुमा घुमा करके बोलते हैं ताकि बाकी के अक्षर डूब जाएं। हैं? DISCIPLINE। अच्छा, इसका मतलब सबको डिसिप्लिन। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, डिसिप्लिन। डी को नंबर दीजिए, कितना अंक मिल रहा है? कितना है? डी कितने नंबर पर आता है? ABCD क्रम दीजिए, सब लोग कागज निकालो, नोट करो, उसके बाद अपन खड़े होंगे। डिसिप्लिन, डी का कितना नंबर आ रहा है? कितना आ रहा है? हाथ खड़ा करके बताओ कितने? 4। आगे कौन सा अंक है? आई। इनको दीजिए। आई के कितने नंबर आ रहे हैं? 9। जोड़िए आपस में, कितने हो गए? कागज पर नोट कर लो क्योंकि भूल जाएंगे आप। DI, उनको दो, बिटिया को दो। अगला अक्षर क्या है? S। कितने नंबर आ रहे हैं? S कितने नंबर पर आ रहा है? जोड़ो जोड़ो फटाफट। 19। वेरी गुड, अगले को दो। अगला अक्षर क्या है? C। कितने नंबर आ रहे हैं? 3। नोट करते जाइएगा। 3। अगला अक्षर क्या है? I के कितने नंबर आ रहे हैं? 9। वेरी गुड, अगले को दो। P के नंबर दिए? 16। चलो वेरी गुड। L के नंबर कितने हुए? 12। हैं? 12। वेरी गुड, अगले को दो। आई के कितने हुए? 9। अब कितने अक्षर बच गए? 2 अक्षर बच गए। एन के कितने नंबर हुए? सब लोग बोलिए। एन के कितने नंबर हुए? कितने हुए? कितने हुए? जोर से बोलो। 14। अंतिम अक्षर क्या है? ई को नंबर दीजिए, कितने हुए? जोड़िए आपस में, कितने अंक हुए? टोटल कितनी बन रही है? जोड़िए फटाफट। कितने हुए? जोर से बोलिए तो। 100, 100।
दैट मीन्स जीवन के निर्माण के लिए अपने टैलेंट को उजागर करने के लिए आदमी के जीवन में अनुशासन, डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन का परिणाम है 100 में से 100% लाना है तो डिसिप्लिन 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 हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन जाए।